ओके, तो रिस्पॉन्ड कर दिए हैं आप लोग। चलिए, इसमें बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन। इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू फाइंड करिए। तो हमें तो ये दिख रहा है, अरे अरे बड़ी अजीब तरीके का इक्वेशन है कि नहीं? देखने में अजीब लग रहा है ना? तो अब हमको कुछ इसमें लेट करना पड़ता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जैसा इक्वेशन है तो हमको कुछ लेट करना पड़ता है। तो आओ लेट करते हैं। ठीक है, मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 के पावर, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। मैं कह दूं 2 के पावर एक्स को मैं क्या कह दूं? 2 के पावर एक्स को मैं क्या कह दूं? टी कह दूं। अगर मैं टी कह देता हूं तो इसमें कोई दिक्कत तुमको? नो सर। नहीं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि देखो 4 के पावर एक्स, 4 के पावर एक्स को मैं क्या कह सकता हूँ? तो 2 के पावर, 4 के पावर, पहले तो 4 को लिख लो 2 का पावर 2 और उसका पावर एक्स। ये बात ठीक है? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। और या फिर इसको ऐसे लिख लो ना, 2 × 2 के पावर एक्स, है कि नहीं? यस सर। और माइनस 2 के पावर एक्स, और इसको 2 के पावर 3 कर दो। ये बात ठीक? यस प्लस सर। 3 2 के पावर एक्स बराबर 24। अब इस इक्वेशन में मैंने 2 के पावर एक्स बराबर टी माना है, तो 2 सर के पावर एक्स की जगह इस, हाँ। सर सर थ्री हाँ थ्री जी। पॉइंट टू है। कौन सा पॉइंट 2 है? 3.2 है ना? कि 3 पॉइंट डॉट है? है। 3 पॉइंट है। पॉइंट है। ओके, डॉट है मुझे तब लगा तो डॉट है। इजी है। ओके, तो ये 3.2 है, मतलब 3.2 है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से डॉट है ये। अगर अगर 3.2 होगा तो मान लो ये 2 के पावर, दिस इज, फिर ये 0.2 के पावर कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा आई थिंक। दो दूनी 4, दूनी 16, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, फिर 4x हो जाएगा। है कि नहीं? ऐसा कुछ हो जाएगा मसला। सर 5x पता नहीं। सॉरी सॉरी, हाँ 5x होगा। 5x, 5x। हाँ हाँ 5x होगा। तो फिर इसको तो सॉल्व करना, फिर वो बन ही नहीं पाएगा, बन ही नहीं पाएगा। हाँ हाँ या तो नहीं? ये अगर अगर मल्टीप्लाई होता तो सर बीच में देता हाँ, ना। डॉट है, दिस इज डॉट। 3 डॉट 3, इसने बोला 3 डॉट, हाँ ये भी बात सही है, 3 डॉट ऐसे होना चाहिए, 3.2 के पावर एक्स ऐसे होना चाहिए ना, 3.2 के पावर एक्स। यस सर। फिर तो इसको बनाना तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। इसको हम कहेंगे 32 यस सर अपॉन में हम वैल्यू भी डाल क्या के कहेंगे, देखा था। 10 के पावर एक्स, ऐसे फिर करना पड़ेगा, है ना? अच्छा, तुम यस सर। नॉर्मल तरीके से एक बार करके देखो। मान लो ये 3 डॉट है, मान लो बुक में मिसप्रिंट हो गया। नॉर्मल तरीके से अगर तुम करके देखो तो क्या आएगा? ये आ जाएगा t² माइनस 8t, है कि नहीं, प्लस 3t बराबर कितना, 24। t² माइनस 8t में से ये गया 5t बचा, और माइनस 24 बराबर 0। ठीक है, फिर क्या आ रहा है देखो। इसको डिफरेंशियल, उसको इसका फैक्टर करना। सर मैंने कुछ गलती कर दिया क्या? एक्स माइनस एट आएगा और एक एक्स प्लस थ्री आएगा। x+3 आएगा। देखते हैं। x, टी सॉरी, टी है ना, टी का फंक्शन है। तो देखते हैं, इसको मैं लिख लूँ टी की जगह पे, इसको ऐसे लिख लूँ, t - t² माइनस 8t प्लस 3t - 24 बराबर 0। यस सर। टी कॉमन करूँ तो मैं क्या बोलूंगा, t - 8 माइनस 3 कॉमन करूंगा तो क्या बोलूंगा, टी सॉरी प्लस 3 कॉमन करूंगा तो बोलूंगा t - 8। मैं ऐसा लिख दूं, t - यस सर। 8 और फिर t + 3 बराबर 0, है कि नहीं?
तो एक बार t माइनस 8 जीरो होगा, तो t बराबर एक बार 8 आ गया, t बराबर -3 आ गया। तो देखो एक्सपोनेंशियल, तुमने 2 के पावर x को t माना था, अब 2 के पावर कुछ भी रख लो, कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये तो रिजेक्टेड हो गया। t बराबर 8 मतलब 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 3, 8 को 2 के पावर 3 कर लो। अब बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। आंसर देखो ये आंसर आ रहा है, उन्होंने क्वेश्चन में ही गलत दिया हुआ है। दिस इज नॉट 2, दिस इज नॉट पॉइंट, दिस इज डॉट। यस आंसर देखना सर। उनका सी ही होगा, आंसर सी ही होगा। तुम्हारे लेवल पे ऐसा क्वेश्चन ही नहीं देंगे वो, ये बुक वाले की मिस्टेक है। दिस इज नॉट और मिस्टेक। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? यस सर। हाँ या ना बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम शिफा 55 ही समझ तक में आया? बनाए। शिफा, मोहम्मद अर्श। यस सर। हाँ बोलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर हम 55 ही तक बनाए। अच्छा 55 तक ही बनाया हो, तुम्हें पूरा बना लेना चाहिए था। और सर 48 दैट्स अच्छे से नॉट। दिख नहीं रहा है। कौन सा 48? चलो मैं 40, बस इतना ही है क्या क्वेश्चन? 47 तक ही है क्या इसमें? नहीं है आगे। इसमें मेरे में नहीं दिखा रहा, एक मिनट रुकना भाई, मैं चेक करूँ क्या मसला है। 47 तक ही दिखा रहा, रुक जाओ, लेट मी चेक वंस। दिस इज जस्ट 47, क्या मसला है भाई? कोई नहीं, चलो मैं 48 यहीं पे बोल दे दिखा देता हूँ तुमको, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू 48, और मैं तुम लोग को क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग करो, ठीक है? अगर करके आओ होते तो आज चैप्टर खत्म हो गया होता। सर ये मैथ की क्लास तो शाम में है ना? अच्छा, हाँ दिस इज फिजिक्स क्लास ना। यस ओके सर। ओके, तो याद दिलाना चाहिए गाइस। हाँ ठीक है, मैं भूल गया था। ओके कोई नहीं कोई नहीं यार, मैं मुझे रिकॉर्डिंग ऑफ करनी चाहिए। ठीक है, मैं भूल गया था, सॉरी। तो तुम लोग याद क्यों नहीं दिलाएंगे सर, अभी फिजिक्स पढ़ना है। बोलो। हेलो। यस सर। अरे मैं पता है, मैं रात को तुम लोग को पढ़ा के गया था ना क्वाड्रेटिक, तो मेरे दिमाग में यस सर। क्वाड्रेटिक वाली ही बात चल रही थी। मैं भूल गया कि सुबह हमें फिजिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो हम चलो फिजिक्स पढ़ते हैं। तुम लोगों सर ने आप ग्रेविटेशन पढ़ा स्टार्टिंग, हुआ है? हाँ बोलो। सर आप मैग्नेटिक पढ़ाने वाले थे। अच्छा मैग्नेटिक, एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ ना कि एक फर्स्ट का ले लूँ और एक सेकंड का ले लूँ, मतलब एक नाइन्थ का लूँ एक टेंथ का लूँ। इसमें करंट हो हाँ गया, ठीक। ठीक है, करंट हो गया, और उधर मोशन हो गया था, फिर करंट हो गया। अब हम पढ़ यस लेते सर। हैं, क्या पढ़ लेते हैं, फोर्स वाला टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया है, फोर्स पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद यस सर। मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे, ऐसे करके 11th, सो 9th और 10th दोनों का करके एक एक ले चल रहा है। यस सर। ठीक है, और वैसे भी फोर्स वाला तो इजी है, तुमको आता होगा आई थिंक, आता है फोर्स? नहीं है, इतना भी सही से नहीं आता, पर शायद पता नहीं। ओके, चलो ट्राई करते हैं। मैं एक मिनट रुक जाओ, मैं फोर्स की डीपीपी भेज देता हूँ, फोर्स की डीपीपी पहले तुम्हें सेंड कर देता हूँ, ठीक है? देखो फोर्स जो है ना, थोड़ा सा तुम्हें डीपीपी टफ लग सकता है। तुमने फोर्स की डीपीपी ट्राई करी है? तुमने अपने बुक से फोर्स ट्राई करा है जुबैर? सर मोहम्मद जुबैर, कहाँ है जुबैर? आ गए जंगल से? तो वेट करो भाई, तब तक इस क्वेश्चन को लगाओ तुम लोग, एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन को लगाओ।
सर मैथ की क्लास हो रही है मॉर्निंग में। अरे नहीं, डाउट बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 लगाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 44 44 की। और क्वेश्चन नंबर 38, इन दोनों को सर सॉल्व ये सब करो। लोग कर रखे हैं। तुमने कर रखे हैं? ये जो लोग 38 नहीं, का 80 आएगा, 44 का डी आएगा। अरे वाह भाई वाह, जो लोग नहीं कर रखे हैं करें। और एक मिनट रुक जाओ, मुझे डीपीपी लेने दो, डीपीपी स्कैन करने दो। ठीक है, तब तक तुम लोग क्वेश्चन करो, जो डाउट्स हो पूछ लो। यार कोलकाता यूनिवर्सिटी कितनी सही यूनिवर्सिटी है। गाइस टेलीग्राम चेक करो एक बार, डीपीपी पहुंच गई। कितने मैसेज लोगों तो को नहीं डीपीपी आया। टेलीग्राम पे दिख गई? यहाँ से दिख गई, डीपीपी दिख गई। आ जाओ, हाँ सर, क्वेश्चन आ करते गया, हैं अब। मैसेज आ गया। आ गया मैसेज, आ गया। चलो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ डीपीपी यहाँ पे, ठीक है। क्या मसला है इसमें, 1 घंटा लेता है। चलो ठीक है, डीपीपी की अभी काम तो पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हम अ, देखो ये सारे क्वेश्चन है ना, ये दिख रहे हैं, ये मेरे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं। देखो यस तुम्हारे सर। स्क्रीन पे, कोर्स पे, इस बुक यस में सर। लगभग लगभग 84 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और हमारा टारगेट है 2 दिन के अंदर फोर्स खत्म करना, एक आज और एक कल। तो तुम लोग तैयार हो? बोलो। यस सर। सर सर इसका बस मतलब आपको हाँ, चैप्टर आज खत्म करना होगा। मतलब चैप्टर आपको आज खत्म करना होगा, कल आप डॉट फिर बताइए ना। हाँ, डाउट, हाँ कह सकते हो, कह सकते हो। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। अब मुझे फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलो ओबीएस पे आते हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। हम एएमयू क्लास 11th या फिर जामिया डिप्लोमा या बीएचयू सीएचएस क्लास 11th की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर एएमयू जामिया एंड सीएचएस के लिए। और जो आज का टॉपिक है, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। दिस इज द नेम ऑफ today's topic is force and Newton's law. Newton's law। अच्छा, मैं छोटा लिख रहा हूँ क्या ज्यादा? सर आपने रिकॉर्डिंग ऑन किया है क्या?
हाँ किया तो है। अच्छा, टीचमेंट का नहीं किया, सॉरी, लेट मी डू। ठीक है, कर दिया। तो ठीक है, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। तो देखो सबसे जरूरी और अहम बात यह है कि हम पहले फोर्स के बारे में पढ़े, न्यूटन्स लॉ बाद में पढ़ेंगे। जो न्यूटन्स लॉ है फोर्स से रिलेटेड है। इन्होंने फोर्स के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी न्यूटन जी ने, न्यूटन साहब ने, और हम उनकी हर बातों को पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उससे पहले हम कुछ कुछ बातों को पढ़ने जा रहे हैं फोर्स के बारे में। पहली बात, फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स। पहला बात है, फोर्स क्या होता है, कौन बताएगा व्हाट इज फोर्स। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई कोशिश करना चाहे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेट्स डिफाइन फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है बताओ। तुम लोगों ने पढ़ा होगा पुश और पुल, यस सर। Yes, sir. पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती है। देखो, अगर मैं कहूं, देखो किसी भी चीज को खींचना ढकेलना यही फोर्स कहलाता है। अगर मैं कह रहा हूं कि देखो यहाँ पे एक कुछ मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब तुम इसको खींच के लेके जा रहे हो तो तुम इस पे फोर्स लगा रहे हो ना। तुम इसको खींच के यहाँ से यहाँ तक लेके आए तो कैसे लगाए, फोर्स लगा के लेकर आए, है कि नहीं, बोलो गाइस। यस अरे सर। कौन है। और अगर मान लो यही बॉडी है, तुम इसको ढकेल रहे हो, ढकेल के इधर यहाँ तक लेके आए तो भी फोर्स लगाए। लेकिन सपोज इट, मान लो एक दीवार है, अब एक खड़ी है, अब तुम लोग तीनों लोग मिलके, चारों लोग मिलके इस दीवार को धक्का दे रहे हो, ठीक है, चारों लोग मिलके धक्का दे रहे हो। अब धक्का दे रहे हो, दीवार तो हिली नहीं, तो क्या तुमने फोर्स नहीं लगाया, बोलो। सर लगाया। लगाया, फोर्स लगाया। कौन कौन कह रहा नहीं है नहीं फोर्स सर। लगाया। अच्छा, नहीं लगाया, क्या बात कर दी है यार। हम नहीं फोर्स यहाँ फोर्स पे भी होगा, लगा जीरो रहे होगा। हैं। फो, फोर्स जीरो होगा। अरे नहीं, फोर्स तो लगा ही रहे हैं भाई, वर्क जीरो हो रहा है ना, इसको धक्का नहीं मिल पा रहा है। यस सर। हम जो काम करना, हमारा काम हमें क्या काम करना था, इस दीवार को धक्का देके डिस्प्लेस करना था, कहीं और लेके जाना था, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतनी ताकत नहीं है। हमारे पास जितनी फोर्स है हम तो लगा ही रहे हैं। अगर मान लो मैं सुपरमैन होता, मेरे पास ज्यादा फोर्स होता, तो मैं इस दीवार को उखाड़ के लेके चला जाता, है कि नहीं। लेकिन मान लो हम कमजोर हैं, हम दीवार नहीं लेके जा पा रहे हैं, तो हमारा वर्क जीरो है, लेकिन हम फोर्स तो लगा ही रहे हैं, ठीक है। तो पुश या पुल करने के लिए ट्राई करना भी फोर्स की कैटेगरी में आता है। तो ऐसा नहीं है कि जिसको हम पुल कर दिए या पुश कर दिए तो ही फोर्स लगा। हम अगर ट्राई भी किए, भले हमसे ना हो पाए, लेकिन हम अगर हमने ट्राई किया तो भी फोर्स लगा। समझ में आई बात। यस हेलो। सर। अब देखो ये क्या कर सकता है, देखो फोर्स जो है ना, फोर्स ए, ध्यान से सुनना। पहली बात, जो फोर्स होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब इस बात को मैं तुम्हें फील दिलाता हूँ। देखो, अगर मान लो एक गुटका रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक लकड़ी का गुटका रखा हुआ है। अगर तुम इसको इधर ढकेलोगे ना, इधर, तो इधर जाएगा। इस डायरेक्शन से धकेलोगे तो इधर जाएगा, और अगर इस डायरेक्शन से ढकेलोगे तो इधर जाएगा। हाँ या ना, ये बताओ। यस और सर। इस डायरेक्शन से, अगर इस डायरेक्शन से ऊपर खींचोगे तो ऊपर जाएगा। मतलब अगर हम डायरेक्शन बदल दे रहे हैं ना, डायरेक्शन बदल दे रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, गुटका का डिस्प्लेसमेंट भी बदल जा रहा है। हाँ या ना। तो इसका मतलब मैं यस। कह सकता हूं कि जो जो फोर्स है, ये किस पे, दोनों चीज पे डिपेंड कर रहा है। मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे भी। हाँ या ना। तो जब फोर्स हमको पता चल गया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं इसको किस टाइप की क्वांटिटी बोलूंगा। किस टाइप की क्वांटिटी बोलूंगा मित्र।
अरे बोलो ना भाई। सर वेक्टर क्वांटिटी, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज दिस? वेक्टर क्वांटिटी, हाँ या ना? और फोर्स को मापते किस में है? फोर्स का यूनिट क्या होता है? बोलो। न्यूटन। न्यूटन। न्यूटन को देखो और भी तरीकों से लिखा जाएगा, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब देखो फोर्स काम क्या कर सकता है। सपोज दैट अगर तुम बाइक से आ रहे हो, मैं तुम पे फोर्स लगाया, तो मैं तुम्हें फोर्स लगा के रोक सकता हूँ। अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो तुम रुक सकते हो, ठीक है। अगर मैं तुम्हारी गाड़ी के डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो तुम्हारी स्पीड बढ़ा सकता हूँ, और अगर मैं परपेंडिकुलर लगाऊं तो तुम्हारे डायरेक्शन को मोड़ सकता हूँ। तो फोर्स से किसी भी मोशन को कंट्रोल किया जा सकता है, उसे रोका जा सकता है, और क्या किया जा सकता है, उसकी स्पीड बढ़ाई जा सकती है, उसकी स्पीड घटाई जा सकती है, इवन उसके डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है फोर्स लगाकर, ठीक है। तो फोर्स कहीं ना कहीं मोशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम एक बात पढ़ते हैं, देखो फोर्स का फार्मूला पढ़ते हैं, पहला फार्मूला बेसिक, फोर्स का पहला फार्मूला पढ़ते हैं। जो फोर्स होता है F, इसका बेसिक फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ या ना? बोलो। यस सर। अब मैं बोलूं कि फार्मूले से फोर्स का यूनिट बताओ, तो बोलोगे कि मास का यूनिट क्या हो गया? केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर मीटर सेकंड पर स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर। तो कई लोग इसको कहेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? न्यूटन। न्यूटन साहब को सम्मान देने के लिए न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि बड़ा था काफी, है ना, बोलने में थोड़ा बड़ा लग रहा था, तो इसको सम्मान देने के लिए न्यूटन नाम रख दिया गया। कितने लोग को ये बात समझ में आ गई? तो फोर्स का बेसिक फार्मूला क्या हुआ? F बराबर एम ए, जहां पे m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। और एक्सेलरेशन क्या है? ए क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला तुमने पढ़ा है क्या? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है बताओ, मोशन मैंने ही पढ़ाया तुम्हें। यस सर। एक्सेलरेशन ये होता मैंने है चेंज इन in velocity वेलोसिटी अपॉन टाइम। time. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, अच्छा sir. देखो, ये जो न्यूटन है ना, वो कौन सा मात्रक है? एसआई पद्धति में मात्रक है, एसआई सिस्टम में, या फिर एमकेएस सिस्टम में, जो कि सबसे ज्यादा फिजिक्स में यूज होने वाला है, ठीक बात। अगर मैं तुमसे पूछूं, हॉस हैशटैग करके लिख लो, अगर मैं तुमसे दूसरी बात पूछूं कि फाइंड इसका सीजीएस मात्रक क्या होगा? सीजीएस मात्रक, अच्छा सीजीएस पद्धति पढ़े हो? मैंने पढ़ाया था तुम्हें, तुम लोग को। सीजीएस में क्या होता है? लेंथ को किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में मापते हैं। जी को मतलब मास को ग्राम में मापते हैं, और टाइम को सेकंड में Second. मापते हैं। तो यही तो सीजीएस है ना। सीजीएस में जो यूनिट होता Yes, है ना, sir. जो सीजीएस में फोर्स का यूनिट होता है, वो होता है डाइन। क्या होता है? बोलो। Time. कितने लोगों को समझ में आया? और याद रखना, एक न्यूटन फोर्स बराबर 10⁵ डाइन। कई बच्चे कहेंगे डायन। एक न्यूटन बराबर कितना डायन? जो रिसीव कर बताओ भाई, क्या चल रहा है? एक न्यूटन बराबर कितना डायन? 10⁵ 10⁵ 5। सोचो, एक न्यूटन के अंदर 10⁵ डायन है, याद रखना, ठीक है। इतनी डायनें बसती हैं इसके अंदर, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। तो हमने फोर्स के बारे में क्या क्या देखा, कि देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स पे फोर्स लगाना मतलब उसको एक्सेलरेशन देना, है कि बात नहीं? अगर कोई पार्टिकल एक एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है, जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं तुमसे, एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, कि एक पार्टिकल है, उसका एक्सेलरेशन जो है, एक 1 kg का पार्टिकल है, अब वो मोशन कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ।
एक पार्टिकल है जिसका मास 1 kg है, अब वो मोशन कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ, तो बताइए उस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो कैसे बोलोगे इस पार्टिकल पे फोर्स कितना लग रहा है? बोलोगे सर फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, अगर वो मोशन कर रहा है m मास का है और एक एक्सीलरेशन से मोशन कर रहा है तो F बराबर F m में है। equal to M. तो F Yes, इजकल sir. टू m की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 2 है, तो 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये बात तुम्हें समझ में आया? Yes, sir. अब देखो ये फोर्स जो होता है ना, हर जगह बहुत जगह तुम फील कर सकते हो। पहला चीज जो सबसे ज्यादा फील करने वाली चीज है ना, वो ग्रेविटी का फोर्स है, इसको हम हमेशा महसूस करते हैं। फोर्स बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन और बहुत जगहों पे हमने फोर्स को महसूस भी किया है। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता हूं मैं। देखो तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा, क्या क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या होता है गाइस मुझे बताना जरा। ग्रेविटी, ग्रेविटी जिस फोर्स से चीजों को अपने तरफ आकर्षित करती है वही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। हाँ या ना बोलो। यस सर। अरे मान लो अपनी धरती माता है, किसी भी सामान को ऊपर फेंको नीचे क्यों आ जाता है? क्यों? क्योंकि ग्रेविटी अपनी जो पृथ्वी है इस पे एक फोर्स लगा रही है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये फोर्स जो होता है ना सबसे वीकर फोर्स होता है, वीकर फोर्स होता है। समझ में आया? अब ये फोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका फार्मूला होता है F बराबर G m1 m2/r²। ये हम ग्रेविटी वाले में भी देखेंगे, ठीक है? अभी के लिए बस इतना ही। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, सबसे ज्यादा वीकर फोर्स होता है। दूसरा टाइप का फोर्स हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि हम पढ़े थे। मतलब जो दो चार्ज के बीच में लगता है, देखो दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब एक बॉडी m1 है, एक बॉडी m2 है, एक मास m1 है और एक मास m2 है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है? अरे बताओ यार। और जब दो चार्ज के बीच का फोर्स लगेगा, Q1 एक चार्ज है और एक चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसको हम कौन सा फोर्स बोलेंगे? उनको हम कौन सा फोर्स बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स बोलेंगे यार? तुम लोग बहुत बुलवा रहे हो, तुम लोग खुद नहीं बोल रहे हो यार। नहीं बोलोगे तो कैसे सीखोगे? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बता चुका हूँ। कैसे करते हैं? F बराबर के Q1 Q1 Q2 upon अपन Q2 r²। अच्छा R इसका square. मुझे इसका मुझे यूनिट बताओगे क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का यूनिट क्या होगा? बोलो। अरे कहाँ गए याशीन भाई, जुबैर, अर्श, शिफा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन ही होगा, क्योंकि ये भी फोर्स है। हर तरीके के फोर्स का यूनिट न्यूटन ही होगा। समझ में आया? ऐसा यूनिट कौन सा क्या होगा? न्यूटन ही होगा, चाहे वो कोई सा भी फोर्स हो, Newton. ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फोर्स लगे। ठीक है, अब जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है उसके बारे में हम लिख लेते हैं। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स अभी तक का पाया गया जो ये फोर्स है ना, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अब तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स के मैं बारे में बात करूं तो दिस इज न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन एक लिमिटेशन है, इसका एक कमी है, ये बहुत ही शॉर्ट रेंज में लगता है। कितने रेंज में लगता है? शॉर्ट रेंज में लगता है। और वैसे भी इसको जरूरत ही शॉर्ट रेंज की होती है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर लगता है। न्यूक्लियस समझते हो? नाभिक। एटम में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये जो अंदर वाला फील्ड है ना, अंदर वाला जगह है, इसमें लगता है न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ठीक है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। कितने लोगों को समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब आओ हेडिंग डालो बैलेंस्ड फोर्स। अच्छा मान लो एक गुटका है,
ठीक है। अब मान लो याशीन तुम इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, इस गुटके पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। ध्यान से सर सुनना। गुटका किसे कहते हैं? अरे गुटका मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा है ऐसा, अच्छा, दिख रहा है, लकड़ी का टुकड़ा, क्यूबिक है, एक क्यूबिक है जैसे भी हो। और मान लो इधर से ये आ गया, कौन, जुबैर आ गया, वो इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो बताओ गुटका किधर जाएगा? ये जो लकड़ी का गुटका है किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये बताओ। ये इस 10 से इधर ढकेल रहा है, तुम 5 से उधर ढकेल रहे हो, तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? कहाँ गए सब? अरे बोलो यार, सिंपल सिंपल मजे से पढ़ते हैं फोर्स, तुमको देखना बहुत मजा आएगा। ये कहाँ गए, मेरा नेट कट गया क्या यार? बताओ भाई, अरे कॉमन सेंस सर भी नहीं है क्या? सर किधर जाएगा ये बताओ? सर लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। लेफ्ट डायरेक्शन में, जिधर फोर्स ज्यादा लग रहा है उधर जाएगा, है ना? अब यस तुमसे सर। पूछ लेगा ना क्वेश्चन में कि बताओ घुटके का एक्सेलरेशन कितना है, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो कुछ नहीं करना है, हमको पता है जो इस गुटके पे नेट फोर्स पहले निकालना होगा। पहले गुटके पे नेट फोर्स निकालना होगा, क्या निकालना होगा? एफ नेट निकालना होगा। एफ नेट बराबर एम ए होता है, फोर्स बराबर एम ए होता है। तो पहले गुटके पे 10 लोग भी फोर्स लगा रहे हैं उससे नहीं मतलब है, हम पहले गुटके पे नेट फोर्स निकालेंगे। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे? बोलोगे कि सर ये भाई साहब 5 न्यूटन से इधर भेज रहे थे और ये 10 न्यूटन से इधर भेज रहा था, तो नेट फोर्स कितना हुआ? नेट फोर्स कितना हुआ? 10 - 5 हुआ, हाँ या ना? बड़ा में से छोटा घट जाएगा, बोलो भाई। यस सर। तो एफ नेट कितना हो गया? 10 - 5, 5 हो गया, और बराबर एम कितना है? मान लो इसका मास 1 kg है, तो ये 1 kg और मल्टीप्लाई बाई ए, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ में आया? एफ नेट बराबर एम ए। यस अच्छा सर। चलो, यस यस मैं सिनेरियो बदल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि गुटका वही है, अब तुम चारों मिलके इस पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। पहला वाला मान लो कौन है, अर्श है, वो इस पे 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और दूसरा मान लो सिफा है, वो 15 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। अब बताओ गुटका किधर जाएगा? गुटका डिस्प्लेस्ड किधर होगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा? सर राइट। इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब मुझे बताना है कि अगर ये मूव करेगा, अगर ये मूव करेगा तो आप मुझे ये बताइए, फाइंड करिए, फाइंड करिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होगा? तो कैसे फाइंड करोगे एक्सेलरेशन? बोलोगे कि सर एफ नेट बराबर क्या होता है, गुटके पे नेट फोर्स जो लग रहा है वही तो उसमें एम ए के बराबर होगा। अब देखो नेट फोर्स कितना लग रहा है, 18। 18 न्यूटन का लग रहा है, तो 18 बराबर एम ए। मान लो मास 1 kg है हार्ड दशा में, तो ये हो गया 1 × एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 18 18 मीटर मीटर। पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये कितने लोगों को समझ में आया? यस समझ में सर। आ रहा है? अच्छा सुनो यस सुनो सर। यस सुनो सर। सुनो, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं तुम्हें डिफिकल्टी बढ़ा रहा हूँ। बोल दिया गया ना कि इनिशियली गुटका वाज एट रेस्ट, इनिशियली ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट। फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा? तो अब देखो क्वेश्चन घुमा सर दिया। 90। 90 कैसे करेंगे? हमें एक्सेलरेशन तो मिल ही गया, और हमें ये फार्मूला पता है, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, तो मैं v बराबर क्या लिख लूं? 18, और टाइम कितना है? 5, 18 × 5 = 90। यही नहीं, वो तुमसे बोल सकता है कि 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा तुम्हारा गुटका, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
तो कैसे निकालोगे? गाइस आंसर बताओ। 5 सेकंड में अगर तुमसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछ ले तो सर कैसे निकालोगे? 225। सर बोलो 225। क्या बोलोगे? बोलोगे कि सर यस बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस नहीं पता है लेकिन u की वैल्यू 0 है, दिस इज हाफ। ए की वैल्यू 18 है और t कितना है? 50 25। ये क्या हो गया? 9 25 9 225। समझ में आ रहा है? तो जब भी इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन पूछे तो हम लोग बताने के लिए तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रहा है तुमको? हाँ या ना बताओ यस यार। सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये बात समझ में आ रहा है तो ध्यान से सुनिए और आगे आगे बात करते हैं, ठीक है? अब दूसरी बात थोड़ा एक और सुनो। दूसरी बात, अब फिर से बताना, नेट फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस ट्रेवल सब कुछ बताना। एक बड़ा सा गुटका है, ठीक है? चलो, दो लोग इधर से फोर्स लगा रहे हैं और दो लोग इधर से फोर्स लगा रहे हैं, 9 और 9, ठीक है? अब आपको बताना है कि फाइंड करिए, फाइंड सर 0 हो गया। एक्सेलरेशन, नेट फोर्स। बताओ, एक्स सर नेट 0 हो फोर्स गया। कितना आया? नेट फोर्स सर कितना जीरो आया? आया, जीरो। एफ नेट 0 आ गया। एफ नेट 0 मतलब एम इंटू ए भी 0, तो एक्सेलरेशन भी 0। तो जीरो। जब भी ऐसा केस हो कि एफ नेट किसी बॉडी पे, एफ नेट किसी बॉडी पे 0 हो जाए तो उसको हम कहेंगे बैलेंस है। क्या है? बैलेंस है। क्या बोलेंगे गाइस? बैलेंस फोर्स। फोर्स क्या कर रही है? एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, मतलब लेफ्ट में जितना फोर्स लग रहा है उतना ही राइट में लग जा रहा है। तो नेट फोर्स जो हो रहा है क्या हो जा रहा है? नेट फोर्स कैसा हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। समझ में आई बात? हाँ या ना बताओ। गाइस कितने लोग मेरी बातों से सहमत हैं? यस सर। ठीक है। अब यस देखो सर, सही। फोर्स और अनबैलेंस फोर्स कौन कौन से थे? ये सारे फोर्स अनबैलेंस थे। जिसमें भी नेट फोर्स 0 नहीं था वो सारे फोर्स कैसे थे? अनबैलेंस थे। और जिसमें नेट फोर्स 0 हो गया वो कौन सा फोर्स है? बैलेंस फोर्स है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ या ना बोलो दोस्त। यस सर। यस सर। ठीक है। तो जरा अगला अगला पॉइंट पे आना, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स में। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, देखो कांटेक्ट के आधार पे दो तरीके से फोर्स को क्लासिफाइड किया गया। पहला कांटेक्ट फोर्स और दूसरा एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। पहला कांटेक्ट, पहला कांटेक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब देखो, ऐसे फोर्स जो कांटेक्ट में आने पर ही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल बताओ, ऐसे कौन कौन से फोर्स हैं जो पास में आने पे, कांटेक्ट में ही आने पे काम करते हैं? पहला तो साफ मैग्नेटिक साफ फोर्स। दिखता है, फ्रिक्शन। नहीं, मैग्नेटिक। अब मैग्नेट मतलब कांटेक्ट में, मतलब चिपकने पर ही काम करें, एक दूसरे को टच अच्छा। करके ही काम करें। अब मैग्नेट है, दो तो दूर दूर है पर फिर भी एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट वगैरह कर लेते हैं। जो चिपकने पर काम करे, टच करे, ऐसा बताओ। तो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा हो सकता है या नहीं? यस सर। चलो, और कोई फोर्स बताओ। सर इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल नहीं, दो चार्ज दूर दूर रहते हैं तभी भी इनमें फोर्स लग जाता है, ये तो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स क्या है? जो पास में चिपके तभी काम करे।
अच्छा ऐसा बोल सकते हो कि मतलब हवा के द्वारा जो फोर्स वगैरह लगाया जाता है, रोड के द्वारा जो फ्रिक्शन लगाया जाता है, ठीक है। यस अरे सर। बोलो भाई। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय वाइंड, तो जो भी कांटेक्ट में आने पर, एक दूसरे के साथ टच में आने पर फोर्स लगे, दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। और जो फोर्स दूर रहने पर ही लग जाए, जैसे कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स, हाँ या ना। अब मैग्नेट दूर दूर रहते हैं, दो मैग्नेट दूर रख के देखना, बिना कांटेक्ट में आए भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो 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 बहुत सारे फोर्सेस हैं जो बिना कांटेक्ट में आए एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाते हैं। जो दूरी पर ही रखे हुए होते हैं, फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रहा है? समझ में आया गाइस? यस सर। कितने लोग को समझ में आया? तो ये फोर्स समझ में आ गया, यस सर। फोर्स के बारे में, फोर्स के बारे यस में समझ सर। में आ गया। ठीक है, चलो अभी न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ने के बाद हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे डिफिनीशन होते हैं इनिशियल में, फिर बाद में तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इनर्शिया के बारे में बात करते हैं। इनर्शिया क्या होता है? अब पहले मैं इनर्शिया को तुम्हें फील कराता हूँ, ठीक है। फील करना, फिर मुझे वजह बताना, ठीक है। अच्छा, तुमने कभी बस में यात्रा करा है? बस में, पहले फील करते हैं, बोलो गाइज। बस में यस बैठे हो? सर। अच्छा, मान लो यस तुम सर। आराम से बस में यहाँ पे सीट पे बैठे हुए हो, ठीक है। अचानक से बस क्या हुआ ना, चल दिया तो तुम्हारा क्या होता है, मसला ऐसा होता है ना कि तुम्हारी बॉडी जो है पीछे की तरफ झुक जाती है, हाँ या ना। कभी ऐसा महसूस कियो यस सर। कि गाड़ी आगे चल दी तो हम पीछे की तरफ मतलब थोड़ा सा झुक गए, या फिर हम आराम से बैठे हुए थे, बस जा रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा, तो हम यहाँ सीट पे बैठे हुए थे लेकिन हम आगे की तरफ लुढ़क गए। ऐसा कभी कितने लोग महसूस किए हैं? यस सर। बोलो कि अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का लॉजिक है इनर्शिया। देखो, इनर्शिया जैसे हमारी बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी है, वो उसी अवस्था में रहना चाहती है जिस अवस्था में पहले से है। मतलब ये हमारी बॉडी जो है ना, किसी भी तरीके के चेंज का प्रतिरोध करती है, मतलब विरोध करती है। हमारी बॉडी की, हर बॉडी के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने अंदर होने वाले चेंजेस का विरोध करती है, दैट इज इनर्शिया। समझ में आ रहा है? अब देखो, ये इनर्शिया के बारे में ऐसा ऐसा होता है ना, कि जैसे क्या होता है कि मान लो तुम आराम से बस में बैठे हो, अब बस वाला तेजी से जा रहा था, अचानक से उसने ब्रेक मार दिया। अब ब्रेक मार दिया तो जो तुम्हारा पैर है वो तुम्हारे बस के कांटेक्ट में है कि नहीं? अरे बोलो ना यार, हेलो। यस सर। रुको मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ अच्छे से। पता नहीं इन्होंने फिगर वगैरह डाला होगा कि नहीं गूगल पर, लेकिन देखो। अब जैसे इसको देखो, ये दिख रहा है तुम्हें? ये झिंगा लाला, ये झिंगा लाला दिख रहा है भाई साहब? अब ये आराम यस से क्या सर। हुआ था, ये आराम से बैठे हुए थे, है ना। ये आराम से बैठे हुए थे, गाड़ी लगी, पीछे झुक गए। अब ये आगे झुक गए, ये आगे क्यों झुक गए? इसका मन, ये कैसा हुआ? जैसे गाड़ी में ब्रेक लगा तो इनका पैर क्या हुआ, गाड़ी के साथ साथ गाड़ी की स्पीड को पकड़ लिया, मतलब ये भी रेस्ट पे आने लगा, पैर रेस्ट पे आने लगा। पर हमारी जो ऊपर वाली पार्ट है, वो क्या चाहती है? वो चाहती है मोशन में रहना, वो मोशन में रहना चाहती है, तो नीचे वाला तो रुक गया। अब ऊपर वाला मोशन में रहना चाहती है, तो पट से आगे की तरफ लुढ़क गए भाई साहब।
तो समझ में आई बात आपको? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो गाइस, यस बोलो सर। ना। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो क्या करता है, हर तरीके के अपने अंदर चेंजेस का विरोध करता है। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, मोशन पे है तो मोशन में रहना चाहेगा। क्लियर है? हाँ या ना, हाँ या ना। अब देखो जो इनर्शिया होता है ना, वो मास की प्रॉपर्टी होता है। इनर्शिया जो होता है किसका प्रॉपर्टी होता है? मास का प्रॉपर्टी होता है। अब जिसका ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है, एक हाथी है और एक आदमी है। अब बताओ किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? जिसके पास ज्यादा मास है उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। मतलब आई किस पे डिपेंड करता है? आई मास। डिपेंड्स ऑन मास। ठीक है, तो देखो आदमी एक है, इसका मास कम है। मास मतलब समझते हो ना, 1 केजी 2 केजी द्रव्यमान तुम्हारा। और ये हाथी जो है इसका मास ज्यादा है, तो जिसका मास ज्यादा उस पे इनर्शिया ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इनर्शिया का क्या काम है? इनर्शिया का क्या काम है बताओ? इनर्शिया क्या करता है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द चेंजेस इन, बोलो, विच अपोज द चेंजेस इन मोशन। कितने लोगों को ये बात मेरी समझ में आ रही है? यस सर। ध्यान से देखो, मैं इनर्शिया का डेफिनेशन लिख दूं या छोड़ दूं? बोलो, लिख देता हूं। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इनर्शिया इज द, अच्छा अभी एक बहुत सिंपल सा एक और एग्जांपल दूंगा। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, inertia is a property of body due to which the body oppose any change, oppose any change in its state, in its state। ठीक है, in its state of uniform motion along a straight line, state of uniform motion along a straight line। ठीक है, पहली बात लिख लिए, इनर्शिया का डेफिनेशन लिख लिए, हाँ या ना बोलो? दिख गया इनर्शिया का डेफिनेशन? अच्छा तुम लोग नोट्स बनाते हो या Yes, फिर ऐसे ही sir. मतलब बस देखते रहते हो? नोट्स कैसे बनाते हो गाइस? सर मैं तो मैं ज्यादा नोट्स टाइम नहीं देता नहीं बनाता। हूँ नोट्स बनाने के लिए, कैसे बनाते हो नोट्स? मैं नहीं बनाता नोट्स। नहीं बनाते? रिवीजन करना होगा तो कैसे बनाओ करोगे? लेक्चर सुन लेंगे आपका वापस से। लेक्चर फिर से देखोगे? इतना टाइम रहेगा? सर 2x से देखें। क्या कह रहे हो? अच्छा 2x पे। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास, इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। जिसका मास ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका आई ज्यादा। ठीक बात, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, तो ये हम इनर्शिया के बारे में पढ़े। एक मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर चादर वगैरह में धूल बैठ जाता है तो उसको तुम झाड़ते हो, क्यों झाड़ते हो? बोलो भाई। शिफा तुमने ऐसा कभी किया है, चादर वगैरह में तुम्हारे धूल पड़ गया हो तो तुम उसे झाड़ रही हो, या Yes, रजाई sir. गद्दे में धूल पड़ गया हो तो क्यों करती हो ऐसा? बोलो। ऐसा करने का एक ही मकसद होता है, जैसे देखो इसमें धूल पड़ा हुआ है ना, तो तुम क्या किए, चादर को ऐसे झाड़े। तुमने चादर को क्या किया, ऐसे झाड़ा। तो जो देखो जब ऊपर ले गया और जैसे ही तुमने झाड़ा, नीचे की तरफ झाड़ा, तो ऊपर ले गए तो तुम्हारे धूल के कण चादर में जो थे यहाँ पे थे। अब इनके अंदर एक प्रॉपर्टी है, इनर्शिया नाम की प्रॉपर्टी है,
जो इनको यहीं पे रहने पे मजबूर करेगा, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहने पे मजबूर करेगा, और हम जैसे ही चादर झाड़ेंगे ना तो यहीं रह जाएगा, चादर नीचे आ जाएगा। बात समझ में आया? तो ये सारी चीजें ना इनर्शिया बेस्ड पे ही है। ठीक है, जैसे हम लोग पेड़ को हिलाते हैं तो आम टूट के गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि आम रेस्ट पे रहना चाहता है, वो इनिशियली रेस्ट पे था, वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, लेकिन हम हिला रहे हैं तो उसकी जो डंडी है वो मोशन में आ गई, और आम चाह रहा है कि हम रेस्ट पे रहें, तो इसी वजह से टूट जाता है। सिंपल। ठीक बात है। कितने लोग को यहाँ तक बात समझ में आ गई कि हाँ सर आपने जो पढ़ाया लिखाया बहुत अच्छे से समझ में आ गया? आगे चलिए। कितने लोग यस चाह रहे हैं सर। हम आगे चलें? यस सर। अच्छा, यस सर, आगे बहुत चलिए। बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। तो तुमने इनर्शिया सीख लिया। अब देखो इनर्शिया की बात को ना कॉपी कर लिया और न्यूटन फासला बना दिया गया। ठीक है, तो मैं न्यूटन न्यूटन को लिख रहा हूँ एनएलएम, एनएलएम, सॉरी, न्यूटन फासला। एनएलएम मैं क्यों कह रहा हूँ, न्यूटन फासला लिख रहा हूँ। अब मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनर्शिया की बात को बोला गया, इन्होंने अपने भाषा में बोल दिया। जैसे इनके अनुसार अगर कोई बॉडी कॉन्सेप्ट इनर्शिया से ही लिया गया, मोशन में है, या फिर अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, किस पर है? रेस्ट पर है। तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो तब तक मोशन में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, या फिर या फिर अगर कोई बॉडी ध्यान से सुनो, अगर कोई बॉडी अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसका मतलब हर बॉडी अपने स्टेट में होने वाले चेंजेस का विरोध करेगी। इनर्शिया वाली बात आ गई। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ मेरे साथ बोलो कि अगर कोई बॉडी मोशन में है या फिर रेस्ट में है तो तब तक अपने स्टेट में कोई भी परिवर्तन नहीं करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? बोलो भाई, कौन कौन है क्लास में? यस सर। तो कोई बताएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया होता है। हाँ, इनर्शिया नहीं होता क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ? इनर्शिया तो एक प्रॉपर्टी है, बॉडी की प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड करती है, और ये हर चीज का अपोज अपने स्टेट में होने वाले चीजों का अपोज करती है। तो आप ये बताइए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? आप उसको एक्सप्लेन करिए। अगर आपसे कल कोई पूछते कि व्हाट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ, सपोज जैसे आपका एडमिशन हो गया और वहां पे गए और उन्होंने आपसे पूछा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, तो ऐसे तो हम बोलेंगे नहीं ना कि दिस इज इनर्शिया। हम तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो बोलो कैसे एक्सप्लेन करोगे? सर एक्सप्लेन करना नहीं आता हमको। अरे अभी तो कर रहा हूं मैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ भाई, अभी तो बताया हूँ, कह यस रहा नहीं सर। आता यार, मैं सिखा तो रहा हूँ। नहीं आता क्या मतलब? नहीं आ सकता? अगर कोई तुम्हें चीज नहीं आती है तो आगे भी नहीं आएगी, जरूरी है क्या? बोलो बस। क्या है, अगर कोई बॉडी मोशन में है या फिर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो अपने स्टेट में तब तक परिवर्तन नहीं करेगी जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। खत्म, न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया। बस उन्होंने यही थियोरेटिकल बात करी थी। अब चलो न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? न्यूटन सेकेंड लॉ। हाँ भाई, ये बताओ ना यार, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसको कंफर्म हो गया कि सर मैं कभी भी एक्सप्लेन कर दूंगा, कहीं भी आप 12 बजे रात को ही पूछो तो मैं बता दूंगा न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है। बताओ भाई। जुबैर,
मेरा नेट कट गया क्या? तुम लोग बोल नहीं रहे हो? बोलते, अगर बोलते, जब बोलते हो तो थोड़ा ज्यादा एनर्जी मेरे अंदर रहता है, नहीं बोलते हो तो फिर लगता है यार सेशन खत्म करो फिर। तो बोलते रहा करो, रिस्पॉन्ड करो ना। मसला क्या है, क्या दिक्कत है? बताओ भाई शिफा, बता लोगी कि नहीं बता लोगी न्यूटन फर्स्ट लॉ? Yes, sir. ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ते हैं, दैट्स कॉल्ड मोमेंटम। दैट्स कॉल्ड मोमेंटम। देखो, मोमेंटम क्या होता है, इसको हम पूरे यहाँ पी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी से। किससे P रिप्रेजेंट से। करेंगे गाइस? ठीक है, तो ध्यान से सुनो। जो मोमेंटम होता है वो कुछ ऐसा होता है, इसका फार्मूला जो होता है P बराबर होता है m इंटू वी। क्या होता है? P बराबर m इंटू वी। P अगर कोई equal to बॉडी MB. V से, हाँ P इज इक्वल टू एम बी। अगर कोई बॉडी V वेलोसिटी से मोशन कर रहा है और उसका मास m है तो उसका मोमेंटम m भी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो देखो, जी. मोमेंटम हर बॉडी के लिए डिफाइन है। अगर वो मोशन में है तो, मोशन में नहीं है, अगर रेस्ट पे है तो मोमेंटम जीरो होगा। तो बात तुम्हें समझ में आया मोमेंटम का? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो, अरे भाई क्या है, जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, दिस इज बेस्ड ऑन मोमेंटम। दिस इज बेस्ड ऑन मोमेंटम। ठीक है, तो थोड़ा प्यार से समझना मोमेंटम। अगर मान लो, तुम मान लो साइकिल से आ रहे थे, ठीक है जुबेर, तुम साइकिल से आ रहे थे, अब मैंने तुम्हें फोर्स लगाया, फोर्स लगा के तुम्हारी वेलोसिटी चेंज कर दी। मान लो तुम v1 वेलोसिटी से आ रहे थे, मैं तुम पे फोर्स लगा दिया f। कितना फोर्स लगा दिया? f। और t1 टाइम इंटरवल में, t1 टाइम इंटरवल में तुम्हारी वेलोसिटी कम करके v2 कर दिया। कितना कर दिया? v2 कर दिया। बात समझ में आया जुबैर? अरे रिस्पॉन्ड करो यार। यस सर। मान लो मैं तुम पे फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स लगा के तीन काम कर सकता हूँ, या तो तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ा दूं या घटा दूं या फिर मोड़ दूं कहीं तुम्हारा डायरेक्शन ही। तो मैंने तुम्हारी वेलोसिटी में चेंज कर दिया, मैंने तुम्हारी वेलोसिटी घटा दी या बढ़ा दी, जो भी कहो, मतलब मैंने वेलोसिटी चेंज कर दिया। और कितने टाइम में, कितने टाइम के लिए फोर्स लगाया? t1 टाइम के लिए। तो अब इस टाइम इंटरवल में मैं फोर्स काउंट करना चाहता हूँ कि तुम्हारी, मैंने कितना फोर्स लगाया कि तुम्हारी वेलोसिटी v1 से v2 हो गई। तो न्यूटन साहब ने कहा कि देखिए आपको एक कैलकुलेट करना है, तो आप फार्मूला लिखिए, फोर्स जो होगा वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल होगा। फोर्स क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। अच्छा, मोमेंटम का थोड़ा मुझे यूनिट बता देना गाइस। kg मीटर सेकंड स्क्वायर. क्या होगा? केजी मीटर पर मीटर सेकेंड। पर सेकंड मास का स्क्वायर. केजी। देखो, पी का यूनिट लिखना है ना, तो इन जिनके फार्मूले में आ रहा है ना, सबका यूनिट लिख दो। मास का यूनिट लिख दो केजी, वेलोसिटी का लिख दो मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड, दिस इज मोमेंटम। ठीक है, हाँ, नहीं समझ में आया बच्चों? तो डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। अब जुबेर बताएगा। जुबेर बताओ, जब तुम साइकिल से आ रहे थे और तुम्हारी वेलोसिटी v1 थी, तो उस टाइम पे तुम्हारा मोमेंटम कितना था? मास तो तुम्हारा उतना ही है, तो उस टाइम पे तुम्हारा मोमेंटम कितना था? इनिशियल मोमेंटम कितना था? mv1। हाँ या ना, बोलो भाई यस सर। जुबैर। बाद में मैंने तुम्हारी वेलोसिटी कितनी कर दी? घटा करके v2 कर दी, और मास तो उतना ही रहा, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? mv2। तो तुम्हारे मोमेंटम में चेंज कितना हुआ? डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा पी कितना हुआ? बोलोगे सर mv2 माइनस MV2 mv1। मैं पूछू फोर्स कितना लगा? फोर्स कितना लगा? तो तुम बोलोगे फोर्स बराबर हो गया MV1 mv2 माइनस v1। क्या लिख दिया? mv2 माइनस m v1 अपॉन टी, यही तो फोर्स लगा।
क्योंकि तुमने फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला क्या फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन टी। अच्छा यहाँ से एक चीज जरा देखना, थोड़ा ध्यान से देखना। मैं कहूँ बच्चा फोर्स का फार्मूला रख दे, तो तुम बोलोगे फोर्स का फार्मूला तुम क्या पढ़े हो, बेसिक फार्मूला F बराबर एम ए, एम कॉमन कर लो, V2 माइनस V1 अपॉन टी, ये कट गया। तुम कह सकते हो A बराबर V2 माइनस V1, मतलब डेल्टा V अपॉन टी। ये कुछ दिखा दिखा लग रहा है क्या? मोशन का ही तो फार्मूला है, कुछ दिखा दिखा लग रहा है कि सर हम Yes, मोशन में sir. पढ़े थे। मतलब इन्होंने यहीं से इसी को क्या किया, यहीं से यहाँ तक पहुंचा दिए होंगे, है कि नहीं? और जैसे भी किए हों, लेकिन मसला है कि हम इसको वेरीफाई कर दे रहे हैं अपने अपने फार्मूले से। तो ये कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है उसको तो मैंने फार्मूले से बता दिया। न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूले से क्या है, डेल्टा पी अपॉन टी इज इक्वल टू फोर्स। हाँ या ना बोलो। हाँ, बच्चे बोल नहीं रहो यार तुम लोग, अबे बोलो भाई। यस सर। अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई ना, तो जरा ध्यान से सुनना। मैं इसको अगर हिंदी भाषा में बताना होगा किसी को कि न्यूटन सेकेंड लॉ को क्या, न्यूटन सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन कैसे करें, तो मैं फार्मूले से एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे फोर्स पता है, फोर्स क्या है, डेल्टा पी अपन टी। तो मैं कहूंगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फोर्स, है कि नहीं? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। आ गया समझ में बच्चा? बात समझ में आ गया मेरा? हेलो बच्चा, मेरा बात समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। तो डेल्टा एफ टी क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। तो न्यूटन लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स होता है। समझ में आ गया न्यूटन सेकेंड लॉ? फार्मूला याद हो गया? हाँ या ना यस बताओ। सर। और जो तीसरा लॉ है न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, इस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, मैं बैकग्राउंड चेंज कर दूं क्या? न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ध्यान से सुनना। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग मसला क्या है बताओ भाई। इन्होंने कहा कि अगर आप किसी बॉडी पे एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉडी भी आप पर एफ फोर्स लगाएगा। मतलब हर एक्शन का रिएक्शन होता है, क्या होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो टू एवरी एक्शन देयर एग्जिस्ट an equal and opposite reaction। समझ में आ रहा है? और इंपॉर्टेंट बात, एक्शन इन रिएक्शन always act in different bodies। कितने लोगों को समझ में आया? अगर हम देखो, तुम सड़क पे चलते हो, सड़क पे चलते हो ना, तो तुम सड़क पे पीछे फोर्स लगाते हो, तो सड़क तुम पे आगे फोर्स लगाती है, तो तुम आगे चल पाते हो। समझ में आ रहा है? हर एक्शन का अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होता है, हर एक्शन का अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होता है। कितने लोगों को थर्ड बात समझ में आई?
हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई गाइस? प्लीज रिस्पॉन्ड यस मी, सर। हाँ या ना। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, देखो यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखो ये सारे एग्जांपल, एक एक एग्जांपल तुम देखो यहाँ पे। हम कैसे चल पाते हैं? हम चल कैसे पाते हैं? हम चल तब पाते हैं, देखो ये ग्राउंड है, हमारा पैर क्या कर रहा है ना, हमारा पैर क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है। ये ग्राउंड है, हमारे पैर एक्शन कर रहा है। हम इसको रोड को, ये दिख रहा है क्या गाइज? ये दिख रहा है? मैं चलो इसको स्क्रीन पे लेके आता हूँ, हो सकता है नहीं दिख रहा हो तुम लोग को। दिख रहा है? दिख रहा है? ध्यान से देखो, हमारा पैर क्या कर रहा है? Yes, रोड पे sir. एक्शन कर रहा है, रोड को पीछे ढकेल रहा है। रोड को जितने फोर्स से पीछे ढकेल रहा है, तो रोड भी हम पे रिएक्शन दे रहा है और हमें उतने ही फोर्स से आगे ढकेल रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन पेयर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ या ना? सर फ्रिक्शन यही ना हुआ? हाँ, क्या? फ्रिक्शन इसी को कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, फ्रिक्शन, बिल्कुल सही बोला। जैसे अगर ये स्विमिंग स्विमर है, अगर ये स्विमिंग कर रही है, ध्यान से देखो, नेट स्लो चल रहा है क्या मेरा? ये स्विमर दिख रहा है तुम्हें? ये स्विमर दिख रही है? ये स्विमर क्या है, ये स्विमिंग कैसे कर पा रही है? ध्यान से देखो इसको, इसने क्या करा है, देखो ध्यान से देखो, इसने क्या करा है कि ये जो दीवार है, फिट ऑन वॉल है, ठीक है, इस पे अपने पैर से पीछे धक्का मारी होगी, है कि नहीं? एक पीछे वॉल पे फोर्स लगाई होगी, धक्का मारी होगी। तो जब ये पीछे वॉल पे धक्का मारेगी, तो ये वॉल भी इस पे आगे धक्का मारेगा, तो ये फट से आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएगी, मतलब आगे की तरफ इस फोर्स लग जाएगा। ये बात तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये कहाँ से आया है? न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसी इन्हीं सब पे बेस्ड तो है। ये सारी की सारी चीजें न्यूटन्स थर्ड लॉ पे ही तो बेस्ड है। हम दीवार पे पीछे धक्का मारे, दीवार स्विमर को आगे धक्का मार दिया, ये आगे एक्सेलरेट हो गया। हाँ या ना? छोटा दिख रहा है क्या स्विमर का फोटो? लो गाइस, समझ में आया? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड, अगर समझ में आ गया तो। जैसे तुम्हें नेट पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पे कुछ एप्लीकेशन करते हैं। एनएलएम का कुछ इक्वेशन, मतलब इसको कहते हैं एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब 3, पहला, दूसरा और तीसरा। अब इन तीनों का अपना अपना एप्लीकेशन है, खासकर दूसरा और तीसरा का, ठीक है। तो अब हम उन सब एप्लीकेशंस को देखते हैं। कितने लोग को मेरी बात समझ में आ रही है गाइस, कि सर आप जो बता रहे हो मुझे समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21 क्या खोला हूं मैं? फाइंड क्वेश्चन नंबर 21। अपने सीट पे आओ, सीट पर। चलो सीट पर आओ, क्वेश्चन नंबर 21। देखो, दिस इज द बेस्ड ऑन दिस एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड सेकेंड लॉ। न्यूटन्स एक्चुअली थर्ड लॉ का ही एप्लीकेशन है।
अब इस क्वेश्चन तुम कितने लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? पहले अपने मन से बोलो, बाद में मैं अपने मन से बताऊंगा। अ सिंगल हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास m1 which is contact with another a block of mass m2. If the friction are surfaceless, then find the force. कितने लोग कर सकते हैं गाइस? बोलो बोलो। ये सारे लोग चले गए क्या? एक्सीलरेशन की ओर गया। बोलो। गाइस कितने लोग को मेरी बात समझ में आ रही है, पहले तो ये बताओ। इसने क्या पूछा है? क्वेश्चन पढ़ो सिफा, क्वेश्चन पढ़ो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे लेवल पे। तुमने इससे पहले ऐसा क्वेश्चन करा है? कितने लोग ने करा है? ईमानदारी से बताओ चलो। No, कितने लोगों ने sir. ऐसा क्वेश्चन करा है? जुबेर कभी करा है ऐसा क्वेश्चन? Sir, no. बोलो। अरे शिफा याशीन बताओ, नहीं करे होगे मेरे ख्याल से तो। लेकिन अगर No, किसी sir. अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़े होगे तो हो सकता है करे हो। अब इसको सॉल्व करना है। बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स F is applied of the block which is contact with another block mass m2, द सरफेस बिटवीन द ब्लॉक। अब बोल रहा है कि इसके सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये जो सरफेस दिख रहा है ना, ब्लॉक का जो सरफेस दिख रहा है, ये सरफेस दिख रहा है, इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। मतलब ब्लॉक और सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है। तो फाइंड करिए कि इन ब्लॉक के बीच कितना फोर्स लग रहा है। तो इसके लिए हमें एबीडी बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। एक एक को पहले एनालाइज करो कि कितना फोर्स लग रहा है। तो तुम ही सोचो ना यार, ध्यान से देखना। ए ब्लॉक था m1। अब इस पे तुमने ये फोर्स लगा दिया, तो ये वाला ब्लॉक जो है ना दूसरे वाले पे फोर्स लगाएगा। दूसरे पे मान लो इसने फोर्स लगा दिया F1, है कि नहीं? जब इस पे फोर्स लगाओगे तो इस पे फोर्स लगाएगा, तभी तो आगे ढकेल के लेके जाएगा, हाँ या ना? तुम इस पे फोर्स लगा रहे हो तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, तभी तो आगे ढकेल के लेके जाएगा। अब बताओ ना यार, कितना बढ़िया सवाल बता रहा हूँ Yes, और sir. तुम लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाओ। अब तुमको पता है एक्शन रिएक्शन पेयर से तुम्हें पता है, अगर इस पे इस ब्लॉक ने इस पे F1 फोर्स लगाया है, तो ये दूसरे वाले ब्लॉक पे ए भी उस ब्लॉक पे इतना ही फोर्स लगाएगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, हाँ या ना? अरे M1 मास वाला अगर इस पे F1 फोर्स लगा दिया, तो M2 मास वाला भी अपोजिट फोर्स लगाएगा और सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा, हाँ या ना? यस सर। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले तो इनको एक ब्लॉक मान लो, मान लो एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, m1 प्लस m2 है, ऐसा मान सकते हो। इस पे फोर्स F लग रहा है, तो तुम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लो। तो कैसे निकालोगे? जैसा पीछे कर रहे थे। F नेट बराबर क्या लिखोगे? ma। F नेट बराबर क्या लिखोगे? ma। तो F बराबर क्या लिखोगे? ma। तो m की जगह क्या है? m1 प्लस m2। और एक्सेलरेशन क्या आ गया? हाँ या ना? अरे बोलो ना गाइस, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। Yes, sir. कितने लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? अब तुम इस वाले फोर्स को, इस वाले ब्लॉक को एनालाइज करो आराम से। एक M2 ब्लॉक उठाओ और इसको एनालाइज करो। अब तुमको पता है कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है, F1 लग रहा है। कौन लगा रहा है? दूसरा वाला ब्लॉक लगा रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। हम एक ही को एनालाइज करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। इस पे फोर्स F2 लग रहा है और एक्सेलरेशन कितना है? क्योंकि ये दोनों साथ साथ जा रहा है ना, तो सेम एक्सेलरेशन लग रहा है दोनों पर। तो एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी ही है। तो हम मैं यहां से इक्वेशन लगा दूं, F1 बराबर m2 इंटू ए, हाँ या ना?
तो F1 की वैल्यू जो आ जाएगी M2 इंटू ए की वैल्यू क्या रख दूं, F अपॉन M1 प्लस M2, हाँ या ना। तो यहां से F1 क्या आ गया, M2F अपॉन M1 प्लस M2। आंसर क्या है, M2F अपॉन M1 प्लस सर M2। सर M2 हाँ बोल। क्यों आया? क्योंकि देखो इस पे मुझे एक ही फोर्स, तुम इससे भी कर सकते हो, तुम इस पे इससे भी कर सकते हो, मुझे इस पे एक ही फोर्स दिखा इसलिए मैंने इसको पकड़ लिया। तुम बोलो कि नहीं सर मैं M1 वाले को पकड़ के करना चाहता हूँ, तो मैं बोला ठीक है बच्चा, M1 वाले को ही पकड़ ले, कोई इशू नहीं है। मैं बोला बच्चा M1 वाले को ही पकड़ो, तो तुम M1 वाले को पकड़ो, आ जाओ। दिस इज M1। अब इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है F1, सॉरी एक फोर्स इधर लग रहा है, अपोजिट लग रहा है ना, वो वाला ब्लॉक लगा रहा था इधर, फोर्स लगा रहा था F1। और इस पे एक फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है F, हाँ या ना। तो इस पे नेट फोर्स यस कितना सर। है, नेट फोर्स कितना है, F माइनस F1 बराबर कितना, M1 इंटू ए, एक्सेलरेशन। तो मैं लिख दूं F माइनस यस F1 बराबर M1 इंटू ए की जगह पे क्या लिखूंगा, एक जगह पे लिखूंगा F अपान M1 प्लस M2। मुझे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। F1 ही तो फोर्स है जो दोनों ब्लॉक के बीच लग रहा है। बोला है कि इफ द सरफेस हैज फ्रिक्शनलेस फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स, तो फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स F1 ही तो है जो इन दोनों ब्लॉक के बीच लग रहा है। ए ब्लॉक इस पे F1 लगा रहा है, तो ए ब्लॉक भी इस पे F1 लगा रहा है, हाँ या ना। तो मुझे F1 निकालना है, तो मैं इसको इधर भेज दूंगा मैं F1 निकालने के लिए। तो मैं लिखूंगा F1 बराबर F माइनस F अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, F कॉमन कर लिया तो हो गया, और MA तो है ही, देखो ध्यान से, आ MA, M है यहाँ पे, ठीक है M1। तो F बराबर हो गया M1 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 से M1 कट गया, F बराबर क्या आ गया, M2F अपॉन M1 प्लस M2। तो इससे भी आंसर आया वही, इससे भी आंसर आया वही, लेकिन मैं यस डायरेक्ट सर। इससे कर लिया, क्यों, क्योंकि इस पे एक ही फोर्स लग रहा था, तो इस पे नेट फोर्स एक ही लग रहा था, तो F बराबर M में डायरेक्ट लग सकता था, तो इसलिए मैंने इससे कर लिया। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। कितने लोग का मानना है कि गुड क्वेश्चन था, अगर कोई पहली बार कर रहा है तो। यस यस सर। सर। तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कभी भी एग्जाम में। गाइस डरोगे तो नहीं ना। No. अच्छा, तो चलो भाई क्वेश्चन देता हूँ। मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है और एक छोटा वाला ब्लॉक है। इस पर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, ये 50 न्यूटन का कर लो, ये 10 केजी का है, ये 5 केजी का है। अब तुम मुझे फोर्स बताओ, फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स एंड एक्सेलरेशन। ठीक है चलो बताओ। सर इनमें फ्रिक्शन है कि नहीं? फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स एंड एक्सेलरेशन, हाँ। सर ग्राउंड में फ्रिक्शन है कि नहीं? नहीं नहीं है, ग्राउंड में फ्रिक्शन नहीं है। ये दो ब्लॉक हैं, सर 10 केजी और 5 केजी। सर फोर्स हो जाएगा 1.66। 1.66, बहुत बढ़िया भाई, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लिए क्या। मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी लुल्लू सवाल है, हम लोग कल तक देख लेंगे, कल ये चैप्टर सर खत्म हो जाएगा तो एक्सेल ठीक है।
यस सर। 3.33। एक्सेलरेशन कितना आया? 3.33। एक्सेलरेशन निकालना तो बहुत आसान है। हम मान लेंगे बॉडी क्या है, एक ही बॉडी है, जॉइंट बॉडी है, और इसका मास कितना है 15 kg। इस पे फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन का। मान लिया एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, एक्सेलरेशन ए है, तो 50 न्यूटन बराबर क्या हो गया 15 इंटू ए की वैल्यू आ गई 50/15। 5×50, 5×3=15, 3.33 आ गया है ना। अब मुझे पूछा जा रहा है कि इतना एक्चुअली इनका फोर्स बताइए। तो हमको पता है, एक बात हमको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, और इस बात में कोई बेवकूफ नहीं बना सकता हमको, कि ये जो ब्लॉक है इस पे अगर, इस छोटे वाले ब्लॉक पे अगर F1 फोर्स लगाएगा तो दूसरा वाला भी, छोटा वाला ब्लॉक भी इस पे F1 फोर्स लगाएगा। तो मैं अब छोटे वाले ब्लॉक पे स्टडी करता हूँ, मैं बोलूंगा छोटे वाले ब्लॉक पे F1 फोर्स लग रहा है और उसका एक्सेलरेशन भी कितना है 3.33। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ NLM लगा ले भाई, बोल दे F बराबर M है। क्या बोल दे, F बराबर M है। तो F की वैल्यू क्या है नहीं पता है, F1 है, और M कितना है 5 है, ठीक है, और 3.33 से मल्टीप्लाई कर लो, तो मैं बोलूंगा 3×5=15, 3×5=15, 16, 3×5=15, 16 आ गया 16.665, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही आंसर बताया था इस बच्चे ने। तो ये समझ में आ गया ना भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है तुम्हारे लेवल पे, है कुछ नहीं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि सर कुछ नहीं है? अरे बोलो यार। यस सर। ठीक है, अब देखो थोड़ा पुली वगैरह भी हम करेंगे, वो सब अच्छे क्वेश्चन होते हैं और मैं सारे अच्छे क्वेश्चन करवा दूंगा। तुम्हारा एनएलएम से डर ही नहीं लगेगा कभी, कभी भी एनएलएम से नहीं डरोगे, ठीक है, तो तुम टेंशन मत लो, तुम सही टीचर के साथ हो, ठीक है। चलो अगला हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, तुम बाकी अपने दोस्तों का देखना कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो हुआ है, ठीक है। काफी लोग को इसमें डर लगता है पुली का प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अब देखो ये 17, अगर मैं तुमको डायरेक्ट देता तो हो सकता था, अगर तुम पहले नहीं करे हो तो तुम्हें डर लग सकता था। कितने लोग को लग रहा है कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चन से मुझे डर लगता है, मैं कभी क्वेश्चन ऐसा करा नहीं हूँ? कितने लोग ऐसा क्वेश्चन करे हैं ये बताओ पहले, अरे बताओ ना। सर मैंने तो नहीं किया। सही कहा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को टेकल करने का मेथड क्या होता है, ध्यान से सुनो। अगर कोई भी पुली है, कोई भी पुली है, अब पुली के साथ तुम रस्सी जरूर, रस्सी से ही तो मांस लटकाओगे ना, कि हवा में मांस लटकेगा पुली से, ठीक है। नहीं, अब तुम नहीं। रस्सी में मांस लटका रहे हो, तो ये देखो, जब भी मांस ऐसे फ्री लटकेगा ना, तो नीचे उसको कौन खींचेगा, नीचे कौन खींचेगा, धरती माता। और धरती माता का फोर्स क्या होता है, F बराबर mg। धरती माता को कितना फोर्स लगाती है, F बराबर mg। अब इसको बैलेंस कौन करेगा, धरती माता खींच रही है, असली में तो इसको टूट के गिर जाना चाहिए था, लेकिन रस्सी इसको रोके हुए है, तो रस्सी में टेंशन आने लगेगा। चूंकि अगर सेम रस्सी रहेगी तो टेंशन भी सेम रहेगा। बात समझ में आ रहा है, सेम रस्सी में सेम टेंशन होता है। अगर सेम रोप है तो क्या होगा, टेंशन सेम होगा। बात मेरी समझ में आ रही है मित्र? तो इस यस क्वेश्चन सर। को पढ़ो, अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करो। बोल रहा है कि टू अनइक्वल ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड स्मॉल m आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग व्हिच पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। अब अच्छी बात इन्होंने ये दिया है कि पुली का कोई फ्रिक्शन नहीं है, नहीं तो हमें उसे भी काउंट करना पड़ता। और इफ m एंड स्मॉल m द आर द एंड द टेबल आर फ्रिक्शनलेस, और टेबल भी फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ मास इज विल बी। तो कोई बात नहीं दोस्त, हम बोलेंगे पहले ये देखेंगे कौन से ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है। क्या देखेंगे गाइस, कौन से ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है। तो इस छोटे वाले ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है, नीचे कौन खींच रहा है, धरती माता, ठीक है। ऊपर इसको कौन बचाए हुए है, ऊपर इसको कौन बचाए हुए है, टेंशन, नहीं तो टूट के गिर जाता। चूंकि इधर टेंशन लग रहा है तो इसमें भी इधर टेंशन लगेगा, हाँ या ना, क्योंकि ये इसको इधर खींचेगा। तो अब देखो इसमें कुछ देर के बाद एक कैसा मोमेंट दिखने को मिलेगा
कि ये नीचे वाला मास ना ध्यान से देखना, ये नीचे वाला मास गिरना स्टार्ट हो चुका है और ये इधर आना स्टार्ट हो चुका है। ये बात तुमको समझ में आ रही है? यस सर। नहीं आ रही है? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? ये मास इधर आना स्टार्ट हो जाएगा और ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस तो सर। पूछा है कि जब ये मोशन में आ गए, अब मोशन में आ गए तो बताइए कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, अपने को इक्वेशन लगाना है। कौन सा इक्वेशन लगाना है? F बराबर एम ए वाला। तो ये मास है एम मास वाला, ध्यान से सुनना। इस पे एक फोर्स टेंशन लग रहा है, टेंशन भी एक फोर्स ही है, और एक फोर्स mg लग रहा है। इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? कौन बड़ा है? mg बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये नीचे खींच ले रहा है, तभी तो एक्सेलरेशन आ रहा है। ये नीचे इसी फोर्स के वजह से नीचे खींचता हुआ आ रहा है। तो mg बड़ा है ना, तो मैं क्या लिखूंगा? नेट फोर्स कितना लिखूंगा? एफ नेट बराबर एम ए लिख देता हूं, एफ नेट बराबर एम ए। नेट फोर्स कितना है? mg माइनस टी बराबर एम ए। इक्वेशन नंबर 1, हाँ या ना? अरे दोस्त कहाँ भाग गए? अरे भाग गए क्या सब? क्वेश्चन ज्यादा तगड़ा लग गया क्या? You know, sir. तो भाग क्यों रहे हो? आंसर बताओ आराम से। पहला इक्वेशन लगा दिए, अब दूसरे वाले मास को पकड़ो। अब इस पे एफ नेट बराबर एम ए लगाओ, तो इस पे एक ही फोर्स ही लग रहा है। कितना टेंशन लग रहा है? तो मैं टेंशन बराबर क्या लिख दूं? कैपिटल एम इंटू ए। अब टेंशन की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया। तो रख दो mg माइनस कैपिटल एम इंटू ए बराबर स्मॉल एम इंटू ए। ठीक है, तो लिखो mg बराबर, इसको इधर लेके आओ, ए कॉमन कर लो, तो क्या होगा? स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? mg अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। आंसर कहाँ गए? आंसर ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, सर से आ mg गया। अपॉन सी। आंसर आ गया। तो ये टफ क्वेश्चन था क्या? ये टफ क्वेश्चन था क्या? मुझे तो टफ नहीं लगा। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ सर गया? टफ ही लग रहा था सर, हमें तब भी टफ लग रहा। टफ लग रहा है? चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं, ध्यान सुनना। अरे कुछ नहीं करना है, पहले ना फोर्स सब पे डिफाइन कर दो, डिफाइन करो फोर्स सबका। ठीक है, फोर्स डिफाइन करो सबका। अब इसमें तुम्हें पता है क्या क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है मासेस का, और टेंशन बताना है, टेंशन इन रोप। बताओ भाई, कहाँ गए दोस्त? कितने लोग को टफ लग रहा है? कितने लोग को लग रहा है कि सर हम कर लेंगे, हमको करने दीजिए, कोशिश करने दीजिए, बता दो। सर मैं फॉर्मूला लगा दूं? अरे नहीं, फार्मूला लगा के क्यों जिंदगी बर्बाद करना चाह रहे हो अपना? प्रोसेस सीखो। मैं एक क्वेश्चन फिर से कराता हूँ, प्रोसेस सीखो, फार्मूला लगा के जिंदगी मत बर्बाद करो। ठीक है, सबसे गंदी चीज फिजिक्स में फार्मूला। ऐसा क्वेश्चन में एनएलएम में कभी फार्मूला नहीं लगाना चाहिए। मैं बोलूंगा कि देखो, मैं अलग इन दोनों को अलग अलग पहले काट के निकाल रहा हूँ, और मैं तुम पे फोर्स दिखाऊंगा। इस पे फोर्स कितना लगेगा? 50 जी नीचे। अभी मैंने यहाँ बताया ना कि कोई भी मास अगर झूल रहा है तो mg फोर्स लगता है। फ्री ग्रेविटी में एक रोप के सहारे झूल रहा है तो इस पे mg फोर्स लगता है ना? कहीं पे भी ये मास रखा हुआ है तो mg झूलने का ही मतलब नहीं है, हमेशा mg फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। अब इस पे mg तो लग रहा है ना, इस पे भी mg लग रहा है, लेकिन नॉर्मल इसको बैलेंस कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स 0 है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है। तो मैं इस मान लिया इसका एक्सेलरेशन नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा? 50 g माइनस टेम्परेचर बराबर एम है, माइनस टेंशन बराबर एम है। इक्वेशन फर्स्ट मैंने इस पे लिख दिया, इस पे क्या लिखूंगा? हाँ बोलो। सर टेंशन किसको कहते हैं? टेंशन जैसे रस्सी में एक तनाव आता है, जब भी तुम रस्सी खींचोगे ना, जब भी तुम एक रस्सी खींचोगे, मान लो रस्सी शुरू में लूज होगी, लेकिन जैसे ही तुम इसको छोड़ दोगे, मान लो तुमने पकड़ा था, इसको हाथ से पकड़ा था,
तो रस्सी तुम्हारी लूज थी, ध्यान से यस सुनना। सर। तुमने हाथ से इसको पकड़ लिया था, अभी t बराबर 0 पे तुमने इसको पकड़ा हुआ था, तो रस्सी आराम से लूज थी, रस्सी में कोई टेंशन नहीं था। अब तुमने इसको छोड़ दिया तो रस्सी में तनाव आ गया, रस्सी तन गई है और ये नीचे जाने लगा है और ये भी इधर बढ़ने लगा है। समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। तो उसी को हम कहेंगे टेंशन। टेंशन कितना और तनाव आ गया और रस्सी में। और सर ये हाँ नॉर्मल से कैसे कंट्रोल है, जीरो कैसे है ये? देखो, फाइव। तुम यहाँ ध्यान से सुनना, तुम अगर मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक रखे हो 5 kg का, तो ये 0 इसलिए है ना क्योंकि बैलेंस है। अगर ये 0 नहीं होता ना तो ये नीचे इसको फाड़ के आ जाता। ध्यान सुनना, क्योंकि इस पे एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg। सर तो उधर 50 kg है प्लस एक्सेलरेशन है। नहीं नहीं, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स की बात कर रहा, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तभी तो इधर मूव कर रहा है। जिस यस डायरेक्शन सर। में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स है तभी इधर मूव कर रहा है। लेकिन ये नीचे थोड़ी ना मूव कर रहा है और ना ही ऊपर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं। समझ में बात आया? यस यस सर। अगर नीचे के डायरेक्शन में फोर्स होता तो नीचे भी मूव करता, इसको इस फ्लोर को ये फाड़ के चला आता, लेकिन फोर्स है ही नहीं। जो नेट फोर्स है वो 0 है, नेट फोर्स जो है यस कितना है, सर। 0 है। तो ये बात, छोटी छोटी बातें पकड़ो, एनएलएम बहुत टफ बन जाता है लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर इसमें टेंशन, इसी रस्सी में टेंशन टी है, तो यही सेम रस्सी है, तो यहाँ पे भी टेंशन क्या होगा, टी होगा। तो मैं कह सकता हूँ इस वाले ब्लॉक पे एफ बराबर एम है। हाँ या ना बोलो? यस सर। तो यस इस पे सर। मैं फोर्स लिखूंगा, फोर्स कितना लग रहा है, एक ही लग रहा है, और टेंशन के बराबर है। और एम कितना है, 5 kg, और एक्सेलरेशन कितना है नहीं पता। अब मैं टेंशन यहाँ पे लाके रख दे रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा 50, जी की वैल्यू 10 रख दो, -5 ए बराबर एम ए कितना है, सर 50 ए। हाँ या ना बोलो? बोलो बोलो। सर टेंशन तो 50 × G ना हो जाएगा? टेंशन 15 to z क्यों होगा दोस्त? टेंशन तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है 15 to z। अच्छा तुम बोल रहे हो 15 to z होना चाहिए, ये तब होता है जब ये बैलेंस होता, अगर ऊपर वाला बराबर नीचे वाला हो जाता, लेकिन ये तो मूव कर रहा है नीचे, इसका मतलब इधर वाला फोर्स बड़ा है। मैं शुरू में ही 1-2 एग्जांपल लिया था, ध्यान से सुनो। यहाँ तो तुमने कभी नहीं एक भी क्वेश्चन नहीं करा। मैं जब यहाँ पे बोला कि तुम जुबैर इधर फोर्स लगा रहा है 10 से, तुम 5 से लगा रहे हो, तो तुमने कहीं नहीं बोला कि दोनों बराबर है, तुमने सिंपली बता दिया कि इधर मूव करने लगा, है कि नहीं? तुमने यहाँ यस पे सर। इजिली बता दिया कि इधर मूव करने लगा। तो मैं कह रहा हूँ ये एक्सेलरेशन बताओ, इसका मतलब साफ है, एक्सेलरेशन पूछ रहा हूँ, इसका मतलब साफ है कि मेरी बॉडी नीचे मूव कर रही है। अब मेरी बॉडी नीचे मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है, टेंशन कम है, इस बॉडी पे ऊपर लगने वाला फोर्स कम है और नीचे लगने वाला फोर्स ज्यादा है, तभी तो ये नीचे मूव कर रही है। अगर ये मूव तो नहीं सर करती, अगर ये सर मूव नहीं करती तब टेंशन बराबर 50 हो जाता। हाँ या ना? अगर ये मूव सर नहीं करती तब हो जाता। हाँ बोलो। सर नेट टेंशन नेट फोर्स ना होगा क्या, जैसे नहीं, नेट फोर्स इस पे, नेट फोर्स तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा कि कितना नीचे लग रहा है और माइनस कितना ऊपर लग रहा है। एफ नेट क्या होगा, एफ नेट क्या होगा, नीचे कितना लग रहा है और माइनस ऊपर कितना लग रहा है, यही तो एफ नेट होगा। तो नीचे इतना लग रहा है, ऊपर इतना लग रहा है, बराबर एफ नेट फोर्स किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर होगा। कितने लोग के दिमाग में बात घुस गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जेएमआई में आ सकता है, एएमयू में आने का चांस है या नहीं, ये नहीं बता सकता, अभी तक क्वेश्चन तो देखा नहीं गया है, पर जेएमआई में आ सकता है। एएमयू में भी आ सकता है, वो तो क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करता है कि किस बार इन्होंने कैसा लेवल सेट किया है, लेकिन एएमयू में भी आ सकता है। लेकिन अगर ये तुम समझ गए तो न्यूटन फोर्स लॉ में फ्री बॉडी डायग्राम का क्वेश्चन नहीं फंसेगा तुमसे। ये बात समझ में आ रहा है गाइस? कहाँ भाग गए सबके सब? सोच रहे होंगे टीचर आज क्या पढ़ा रहा है। यस। देखो मैं अपने पास से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे बुक में ही दिया हुआ है, और ये बुक अच्छी किताब मानी जाती है। ये बात तुम्हें समझ में आई जो मैं समझाना चाह रहा हूँ दोस्त? ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, इस पे कितने तरीके के फोर्स सर लग रहे हैं, एक रस्सी में तनाव लग रहा सर है हमको और एक नीचे। हाँ बोलो। सर हमको ये T = 5 × A अच्छे समझ में आया। ये नहीं समझ में आया? अब इस वाले इस बॉडी को पकड़ो ना,
अब इस बॉडी को तुम पकड़ोगे तो इस पे कितने तरीके के फोर्स लग रहे हैं, एक ही फोर्स लग रहा है टी। अब हमको पता है बराबर एम ए होता है, तो इस बॉडी के लिए बराबर एम ए लगाओ, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है, टी लग रहा है, और इसका मास कितना है 5 kg है, और इसका एक्सेलरेशन वही होगा जो इसका होगा, क्योंकि सेम रस्सी से जुड़ा हुआ है ना। यस सर। तो बस टी बराबर एम ए लिख लिया, 5 पे लिख लिया। अब यहाँ पे टी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा 50 इतना। अब ए को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 500/55 बराबर ए। अच्छा सर, समझिए 100/1। एक्सेलरेशन निकल गया गाइस, एक्सेलरेशन निकल गया कि नहीं निकल गया। अब जरा एक्सेलरेशन यस निकल सर। गया तो टेंशन कैसे निकलेगा, ए की वैल्यू यहाँ रख दो, तो टेंशन बराबर लिखोगे 5 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू रख दो 100/11, तो ये हो गया 500/11 आंसर। कितने लोग को समझ में आया और मजा आया कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, मैं ऐसे क्वेश्चन कर यस सकता हूँ। यस सर, समझिए। अरे जुबैर बताओ टफ लग रहा है क्या। शिफा यस सर। समझ में आया कि टफ लग रहा है, समझ आ गया। आ गया तो एक क्वेश्चन कर दो फिर, जस्ट सॉल्व सिंपल क्वेश्चन, ठीक है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कई लोगों को देखो 9:30 हो गया यार आज तो, पढ़ाते पढ़ाते कुछ ज्यादा ही लेट पढ़ा दिया क्या, एनएलएम में लग रहा है हम लोग मगन हो गए हैं। ठीक है चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नहीं सुनो, इस पर एक ब्रिक रखी हुई है, ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ब्लॉक रखा हुआ है 10 kg का, यहाँ पे एक ब्लॉक है, अब यहाँ पे एक पुली भी है, अभी दोनों एक धागे से जुड़े हुए हैं, मोह मोह के धागे, ठीक है, एक रस्सी से जुड़े हुए हैं। अब तुमको फाइंड करना है 15 kg का है, या चलो 20 kg ले लो और आसान हो जाएगा। अब जैसे ही छोड़ा जाता है, छोड़ने के बाद तुमसे बोला गया है कि फाइंड टेंशन इन रोप। अरे पूरे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से अगर तुम मेरी बातों को मान लिए ना, तो पूरे एनएलएम से, पूरे फोर्स से अगर तुमसे एक क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी छूट जाए तो बता देना, ठीक है। इससे बेस्ट तुम्हें लेक्चर कहीं मिलेगा ही नहीं, तुम इस बात को ध्यान रखो, मतलब बहुत हाई लेवल का समझ सकते हो। चलो ये बता दो, टेंशन इन रूप बताओ, तो कैसे बताओ, कितने लोग कर सकते हैं, मैं कर दूं या करोगे। हाउ मैनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन यू सॉल्व। सर मैं देख रहा हूँ। देख लो देख लो जुबैर, अरे अब तो कर दो, 2 सवाल बता दिया इस पर, इस टाइप का। अगर तुम्हारी ये हाल है तो पुली में तुम लोग क्या करोगे यार, अभी तो पुली वाला भी सिखाना बाकी है, क्या करने वाले हो पुली में तुम लोग, मैं तो ये सोच रहा हूँ पुली में और कबाड़ा करोगे, है ना। मोह मोह के धागे। चलो भाई लोग देखते हैं किसका आंसर आ जाता है। हेलो शिफा, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाँ या ना में जवाब दो। शिफा, याशीन, यस सर। जुबैर, सॉल्व कर सकते हो, कॉन्फिडेंस है। सर मैं नहीं कर रहा। क्यों भाई जुबैर, क्यों नहीं कर रहे, समझ नहीं आ रहा है क्या, थोड़ा लेवल बढ़ाओ यार। यार लेवल नहीं बढ़ा रहे हैं ये सब, चलो मैं करवा देता हूँ, छोड़ो, जब तुम लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो। देखो
इस पे कितना फोर्स लगेगा? 20G फोर्स लगेगा। इस ब्लॉक को पकड़ो, इस पे mg फोर्स लगेगा। mg मतलब m कितना है 20, तो ये 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा। मान लिया रस्सी में टेंशन कितना है? t है। अगर यहाँ t है तो यहाँ पे भी t है, तो ये हो गया t। तो इस पे एफ नेट लिख रहा हूँ। एफ नेट क्या लिखूंगा? 200 माइनस टी बराबर एम ए। एम कितना है? 20 इंटू ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस पे लिखूंगा, इस पे क्या लिखूंगा? टी बराबर कितना? एम ए। टी बराबर एम ए। एम ए कितना? 10 इंटू ए। खत्म। टी की वैल्यू यहाँ रख दो, तो 200 माइनस 10 इंटू ए बराबर 20 ए। तो ये क्या हो जाएगा? 30 ए इज इक्वल टू 200। ए की वैल्यू क्या आ गई? 0 से 0 काट दो, 20/3। ये आ गया 20/3। अब यहाँ पे 20/3 रख दो, तो ये हो जाएगा टेम्प टी बराबर 20/3 मल्टीप्लाई बाई 10, तो हो गया 200/3 न्यूटन। आंसर। कितने लोगों को समझ में आ गया? किसे लल्लू सवाल था भाई? कितने लोग को समझ में आ गया? यस सर समझ गए। अरे सिंपल है यार, टेंशन मत लो। इसके बाद एक पुली वाला प्रॉब्लम आएगा, फिर हम मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम कर लेंगे। और एक दो कॉन्सेप्ट और है मुझे जो सिखाना है, इम्पल्स वगैरह का और मोमेंटम कंजर्वेशन का। फिर तो तुम सीख गए, समझ गए। फिर तो तुम फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ खत्म। समझ में आया? कल खत्म हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? सर कितने लोग को मजा आया सर आज सेशन में? कितने कि सर बजे क्लास? न्यूटन। हाँ आज शाम वाली क्लास कितने बजे होगी? वही 5 बजे। कितने लोग को मजा आया एनएलएम में? जुबैर मजा नहीं आया तुम्हें एनएलएम पढ़ के मुझसे? सर लास्ट में नहीं आया। लास्ट में नहीं आया? क्यों भाई? लास्ट में क्यों नहीं आया? कुछ ज्यादा बवाल हो गया था क्या? यासीन तुम बताओ। पता नहीं क्या। सर बहुत टफ था वो। बहुत टफ था, अच्छा नहीं लगा? शिफा? ये यस शिफा सर। कहाँ गई? तुम्हें अच्छा लगा? सेशन अच्छा लगा पढ़ के? यस सर। तो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़ते रहो। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं नोट्स डाल दूं क्या? यस सर डाल डाल दो दीजिए। सर। चलो चलो, एनएलएम का नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे भेजता हूँ। ठीक है, चलो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ओके सर। 5 बजे सभी लोग आ जाना, बुलाना ना पड़े, ठीक है? ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।